नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर उस वक्त पटियाला से आ रही है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू 10 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। जी हां, रोडरेज केस में अंदर थे, गैर इरादतन हत्या का आरोप था और अब 10 महीने बाद जेल से रिहाई हुई है। 35 साल पुराने केस में सजा हुई थी नवजोत सिंह सिद्धू को। सुप्रीम कोर्ट ने रोडरेज केस में 1 साल की सजा का ऐलान किया था और अब रिहाई हो गई है नवजोत सिंह सिद्धू की। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से एक नए लुक में नजर आए नवजोत सिंह सिद्धू। हालांकि दाढ़ी उन्होंने बढ़ा रखी है, चश्मा पहने हुए हैं, हाथ हिलाते हुए, हाथ जोड़ते हुए, जनता का अभिवादन करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू। और इसके साथ साथ जेल के बाहर नवजोत सिंह सिद्धू को देखने के लिए उनके सैकड़ों हजारों की तादाद में समर्थक भी पहुंचे थे और नवजोत सिंह सिद्धू की आज रिहाई हो गई है। हालांकि उनके बेटे जो कि वकील भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि कागजी कार्रवाई के चलते बार बार लेट लतीफी की जा रही है उनकी रिहाई में। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे रोका जा रहा है, लेकिन अंततोगत्वा नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई हो गई है। ब्लू कोट पहन रखा है, नीले कलर का कोट, नीले कलर की पगड़ी और हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए जनता का नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई 10 महीने बाद। नितिन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं न्यूज रूम में। नितिन, नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई हो गई है, रोडरेज केस में अंदर थे, अब बाहर आ गए हैं। फिलहाल इस रिहाई को किस नजरिए से देखा जाए और क्या नवजोत सिंह सिद्धू के आने के बाद कांग्रेस में विपक्ष में बूस्टअप मिलेगा? जी देखिए शिवम, बिल्कुल कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज रिहा हो गए हैं। 10 महीने के अंदर जो 1 साल की उनको सजा सुनाई गई थी, तो 1 साल बाद रोड रेंज मामले में जो है नवजोत सिंह सिद्धू आज रिहा हुए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने जो है उनको जो है जमानत दे दी है। लेकिन उसके बाद जब बात की जाए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो है ढोल नगाड़े के साथ में उनका स्वागत किया है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी 1 साल की जो सजा थी वो रोड रेंज मामले में, तो उनको आज जो 10 महीने पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि उनका व्यवहार देख के जेल के अंदर उनके जो नेता थे या उनके पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि इस तरीके के 2 महीने पहले उन्हें रिहाई इसलिए किया गया है कि उनका जो व्यवहार था वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा था जेल के अंदर भी, और सभी लोगों से बातचीत करते थे। और उसी के बाद कोर्ट ने उन्हें जो है 2 महीने पहले रिहा कर दिया रोड रेंज मामले में। जी, और इसके बाद क्या देखा जाए, कांग्रेस को, विपक्ष को नवजोत सिंह सिद्धू के आने के बाद बूस्टअप मिलेगा और पंजाब के जो मुद्दे हैं जिनको उठाए जाने की बात लगातार कांग्रेस कहती है, तो पंजाब में भी एक सशक्त विपक्ष देखते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के आने के बाद। ये देखिए बिल्कुल जिस तरीके से रोड रेंज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू जेल के अंदर थे, 1 साल की सजा सुनाई गई थी, तो जेल के बाहर आते नहीं उन्होंने सबसे पहले सरकार पर हमला बोला, सरकार की जो तानाशाही बताई। आखिरकार इस तरीके से जब नवजोत सिंह सिद्धू काफी 1 साल की जो जेल में सजा होने के बाद में उनको जो है आज यहाँ से रिहा किया गया, तो रिहा होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं जिस तरीके से कांग्रेस जो है कमजोर नजर आ रही थी पंजाब के अंदर, पंजाब में पूरी तरीके से कांग्रेस को जोड़ने के लिए जो है नवजोत सिंह सिद्धू जो है लगातार जो है लोगों से संपर्क में रहते थे। लेकिन आज जब से नवजोत सिंह सिद्धू जेल के अंदर गए थे, रिहा होने के बाद आए हैं, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नजर आ रही है। पहले उन्होंने जो है सरकार पे हमला बोला, हमला बोलते ही उन्होंने सबसे पहले सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया। ढोल नगाड़े लेके जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे कांग्रेस पटियाला हाउस के उसमें, तो जेल के बाहर से तुरंत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने जो है अभिनंदन किया और सभी को हाथ हिलाते हुए आशीर्वाद धन्यवाद किया कि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू काफी दिनों के जेल के अंदर थे, 10 महीने के अंदर, क्योंकि जेल के अंदर ना तो किसी से कोई मिल सकता है ना कोई, क्योंकि 4 जो दीवारी रहती हैं जेल के अंदर, उन जेलों के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ वही कैदी रहते हैं, जिसको देखने के लिए जो काफी दिन से जो बाहर का नजारा है वो आखिरकार बहुत ही अच्छा रहता है। तो उसी को देखते नवजोत सिंह सिद्धू जब बाहर निकले, नीली पगड़ी, नीली कोट और तमाम मुद्दों को देखते हुए, तो नवजोत सिंह सिद्धू को बाहर रिहा कराया गया। तो उसके बाद कांग्रेस जो है अब मजबूत होते हुए नजर आएगी। जो कांग्रेस पहले से जो मुद्दे उठा रही थी उन मुद्दों को उठाते रहेगी। कांग्रेस ने सबसे पहले किसानों का मुद्दा उठाया था पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर जब सरकार थी कांग्रेस की, उस समय भी जो है नवजोत सिंह सिद्धू जो है किसानों के मुद्दे को उठाते थे। लेकिन जिस तरह आज जो राहुल गांधी से भी उस तरीके से बातचीत भी की गई थी, तो उस पर जो है साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को लग रहा है कि कांग्रेस के नेता है और एक ऐसे चेहरे नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से जो कांग्रेस को जो है मैनेज करते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट लेके जो है साथ चलते हैं। पंजाब के अंदर जो कांग्रेस बिखरी हुई थी, उस कांग्रेस जो है पूरी तरीके से जो है बिखरी हुई थी, तो उसके बाद कांग्रेस को एक साथ लेने का काम भी नवजोत सिंह सिद्धू कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू की फिलहाल रिहाई हो चुकी है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक अलग नया उत्साह, नया जोश और नए जुनून के साथ नवजोत सिंह सिद्धू जनता का अभिवादन करते हुए, हाथ जोड़कर, झुककर जनता का अभिवादन कर रहे हैं। उनके समर्थकों ने देखने जेल के बाहर पहुंचे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल से दिल्ली के लिए देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त थीं कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे और हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है वंदे भारत एक्सप्रेस को। 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है देश की और महज 7.5 घंटे का सफर रह जाएगा भोपाल से दिल्ली का। ये ट्रेन भोपाल से लेकर दिल्ली निजामुद्दीन स्टेशन के बीच चलेगी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भोपाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है भोपाल के अंदर और ये भोपाल से लेके निजामुद्दीन तक की ट्रेन चलेगी और भोपाल और निजामुद्दीन की दूरी घटके रह जाएगी 7.5 से 8 घंटे। महज 8 घंटे के अंदर ये ट्रेन भोपाल से दिल्ली तक का सफर करेगी। इसके साथ साथ इसके ट्रेन के चलने के साथ ही जो यात्री हैं उन्हें दूरी कम लगेगी, समय लोगों का बचेगा। और वाकई में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाथ से तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनाते हैं आपको। साथियों, आजादी के बाद भारत को एक बनाया बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था। तब की सरकारें चाहती तो बहुत तेजी से रेलवे को आधुनिक बना सकती थी, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लोक लुभावन वादों के लिए रेलवे के विकास को ही बलि चढ़ा दिया गया। हाल तो ये थी कि आजादी के इतने दशकों बाद भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य ट्रेन से नहीं जुड़े थे। साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने तय किया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब रेलवे का कायाकल्प होके रहेगा। बीते 9 वर्षों में हमारा ये निरंतर प्रयास रहा है कि भारतीय रेल दुनिया का श्रेष्ठ रेल नेटवर्क कैसे बने। गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़े एक आदेश को खारिज कर दिया है और जिसके बाद शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला। सुने क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने। गुजरात हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इससे पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है, क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो प्रश्न पूछने की और जानकारी मांगने की आजादी होनी चाहिए। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी तरक्की करनी चाहिए थी। आज लोगों में बहुत ज्यादा बेचैनी है, लोग बहुत तेजी से तरक्की चाहते हैं। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का युवा बहुत एस्पिरेशनल है। वो बहुत तेजी से तरक्की चाहता है, रोजगार चाहता है, महंगाई से छुटकारा चाहता है। वो चाहता है कि भारत तेजी से तरक्की करे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं। जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। कोई भी
जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। कनाडा गए, वो कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, a+b² होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी। पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। एक भाषण में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं गांव के स्कूल गया था, उससे ज्यादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके, तरह तरह के किस्म किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते। जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया इसने पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जीएसटी ठीक से देश के अंदर लागू होता, लेकिन 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए। इसका मतलब देश में शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जा रही जो तवज्जो दी जानी चाहिए। एक अनपढ़ देश कैसे तरक्की करेगा? वहीं केजरीवाल के दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर निशाना साधा। तो जिसके अंदर श्रेष्ठता, विराटता और योग्यता होती है वो हीरे की तरह वैसे ही चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोगों की आंख के आकर्षण बनके। और ये वो हैं, इनके लिए क्या युक्ति लागू होती है? संस्कृत का एक सुभाषित है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। इसका मतलब होता है, जो इन्होंने डिग्री की बात कही उसके ऊपर कहना चाहता हूं, जिसकी अपनी बुद्धि ना हो या बुद्धि कुंद हो गई हो, उसको कितना भी समझा दो समझ में नहीं आ सकता। वैसे ही जैसे जिसकी आंखें बंद हो या आंखें ना हो, कितना भी दर्पण दिखाइए उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ सकता। तो केजरीवाल जी उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो आंख बंद करके जो देखते को ही देखना नहीं चाहते। सीबीआई कोर्ट ने कल आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की जब बेल रिजेक्ट की है तो उसमें कहा क्या है? अब यह तथ्यों के साथ सामने आ रहा है कि सिर्फ श्री मनीष सिसोदिया नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के अन्य लोग भी इस प्रकार से भ्रष्टाचार के द्वारा यह शराब नीति को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार थे। अब जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो अब भ्रष्टतम भ्रष्ट सिद्ध होते जा रहे हैं। और ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने गुरु अन्ना जी के बारे में ही कह दिया तो उन्हें बरगलाया गया है। ये गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है, ये स्वांग रचने वाले हैं। इनको क्या क्या संज्ञा दी जाए, नटवर लाल है। क्यों? यह बात मैं विनम्रता से पर दृढ़ता से कहता हूं। कौन भूल सकता है कि वो पार्टी है जिसने खड़े होकर राजनीति में आने से पहले कहा था सारी संसद चोर है। ये वो पार्टी है जो टोपी लगा के आते थे कि मुझे चाहिए जन लोकपाल। कहां गई आज वो टोपी? जनता को पहना दी। इधर बलिया में बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर नाराजगी जताई। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बयान दिया है जिसको लेकर संसद में बवाल भी हुआ और सांसद ने कहा कि एक दवा उनको बता रहा हूं, पहले तो उनकी किसी मेंटल अस्पताल में दवा कराना है। क्या कुछ कहा बलिया सांसद ने, सुनिए। अब अरविंद केजरीवाल के बयान को अब इतना गंभीरता से मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं एक ही दवा उनको बता रहा हूं कि पहले तो उनके किसी मेंटल अस्पताल में दवा कराना है। दूसरा,
एक बार बहुत पहले इसी तरह की भाषा बोलते थे राम जेठमलानी, तो जो दवा उनकी हुई थी चंद्रशेखर जी के दरवाजे पर, मुझे लगता है कि वही दवा उनकी अभी बाकी रह गई है, वो होगी तो उनका रोग ठीक हो जाएगा। और चलिए बात कर लेते हैं गाजीपुर की, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी और बसपा सांसद अफजल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में बहस हुई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 15 अप्रैल को कोर्ट का फैसला आएगा। मामला कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंदकिशोर रूंगटा अपहरण और हत्याकांड से जुड़ा है। साल 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस गोलीबारी में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी और उनके भाई बसपा सांसद अफजल अंसारी के ऊपर गैंगस्टर का चार्ज बनाया गया था। उधर कानपुर में 44 घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड आग पर काबू नहीं पा पाई है। बता दें कि हौजरी मार्केट में लगी आग पर अभी तक कानून नहीं बन पाया है और हौजरी मार्केट में जो आग लगी थी उसको लेकर लगातार आगजनी की जो खबर है वो सामने आई। फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा, अलग अलग तमाम शहरों से फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। बिल्डिंग से एक बॉडी बरामद हुई है, साथ ही अरबों रुपए के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मार्केट से जुड़े हजारों का व्यापार प्रभावित हुआ है। आग बुझाने के लिए प्रयागराज से हाइड्रोलिक फायर सिस्टम भी मंगवाए गए हैं, लेकिन बावजूद उसके अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया। बुझाने का कार्य परसों रात से ही यहाँ पर चल रहा है। अतिरिक्त यहाँ पर एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म फायर टेंडर प्रयागराज से भी आ चुका है। मेरे ख्याल से अभी कुछ ही समय बाद ये पूरी आग कंट्रोल में आ जाएगी। बड़ी मिली है, कल परिवार यहाँ आए थे। यहाँ जो पान की दुकान वाला घर पे आया नहीं है कह रहे थे, वो परिवार को सूचित किया गया है, वो शिकायत कर रहे हैं। जली हुई डेड बॉडी मिली है। देखिए अभी जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि कल का एक मेजर रिक्वायरमेंट का एक ये आया था कि एक और हाइड्रोलिक लिफ्ट से साथ सुसज्जित एक फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है, जिसको अभी प्रयागराज से कल रात को यहाँ पे आ गई थी। और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है, एसडीआरएफ की टीम आ गई है, एनडीआरएफ का रिक्वेजिशन भेजा गया है और वो भी 1 बजे तक आ जाएगी। यहाँ पे आईआईटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स के हम लोगों ने सहायता ली है और बहुत जल्दी उसका असेसमेंट हम करेंगे। एक्सपर्ट कमेटी का जो गठन करके उनके माध्यम से पहले असेस कर लिया जाएगा और उसके बाद उसके संबंध में उनके जो सुझाव होगा उसके बाद अग्रसर करना। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मोहम्मद असलम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद, तमाम गाड़ियां पहुंची फायर ब्रिगेड की आग बुझाने के लिए और 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया आगजनी की घटना को, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया। फिलहाल अपडेट क्या है मोहम्मद असलम? जी बिल्कुल, आज हम आग की बात करें तो आज ये तीसरा दिन है और लगभग 36 से 37 घंटे होने को हैं और लगातार वहां पर जो आग है उसको बुझाने के प्रयास में पुलिस प्रशासन और जो दमकल की गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं। हालांकि कानपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जो जनपद है वहां से भी दमकल की गाड़ियां मंगवाई गई हैं और इतना ही नहीं, लखनऊ से भी गाड़ी आई है जो कि लगातार वहां पर आग बुझाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि आग लगातार इतनी बढ़ती जा रही थी कि एक बिल्डिंग से होते हुए उसके साइड में जितनी भी बिल्डिंगें थी, 3 से 4 बिल्डिंग में सब में आग पकड़ ली, जिसके बाद लगातार जो आग है वो और भी बढ़ती जा रही है। लेकिन हालांकि अभी के अभी इस वक्त की बात करें तो काफी हद तक काबू में है आग और अब धुआं निकल रहा है, लेकिन कहीं भी आग सामने देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी जो दमकल की गाड़ियां हैं वो अभी भी इसी प्रयास में है कि जो धुआं है वो भी बंद हो जाए, इसलिए लगातार जो रेस्क्यू है वो जारी है। यहाँ पर एनडीआरएफ मोहम्मद, खबर ये भी है कि एक थोड़ी देर पहले एक वहां से बॉडी बरामद हुई है। किसकी बॉडी थी? क्या आगजनी की घटना में मृत्यु हुई थी उसकी? और उसके अलावा कोई और जनहानि तो नहीं हुई? जी बिल्कुल, ये जो बॉडी मिली है ये जिस दिन आग लगी थी उसी रोज ये जानकारी हुई थी कि एक युवक है जो जिसकी यहाँ पर मार्केट के पास में ही पानी गुमटी थी, वही यहाँ पर जो AR टावर है उसकी छत पर वो रहता था, वहीं सोता था और उस दिन से ही लापता था। वहीं उसके घर वाले भी लगातार पुलिस से शिकायत कर रहे थे, लेकिन आज जो है सुबह उसकी बॉडी मिली है। उसको ठीक है, नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए।
उधर आगरा के मंटोला केमिकल गोदाम में भी भीषण आग लग गई। आग लगने के चलते लोग घरों से बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अरे धुएं का गुबार देखिए किस तरह से धुएं का गुबार उठता हुआ, और इससे देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये आगजनी की घटना हुई होगी। आग जैसे ही लगी, आसपास के लोगों को पता चला, बिल्डिंगें खाली हो गई, लोग सड़कों पर उतर आए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। हालांकि तत्काल फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा वहां पर। आग बुझाने की कोशिश फिलहाल जारी है और इस भीषण आगजनी की घटना को काबू में पाया जा रहा है। घनी बस्ती के अंदर दरअसल एक केमिकल गोदाम है और यहां पर आग लगने से माहौल गर्मा गया। तत्काल लोग घरों से बाहर निकल आए और अपने आप को सुरक्षित महसूस कराते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को कॉल किया गया। फायर ब्रिगेड आई और फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब बात यूपी के कानपुर की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि किदवई नगर के ब्लॉक स्थित सपा नेता बंटी यादव के घर पहुंचे हैं। साथ ही अखिलेश भौंती में भी निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उधर नोएडा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। होटल में प्रेमी से मिलने गई महिला की हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने महिला के पति की शिकायत पर केस दर्ज कर प्रेमी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक घटना सेक्टर 63 क्षेत्र के चिरारसी की बताई जा रही है। इटावा की महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ नोएडा में रह रही थी। एक 38 वर्षीय महिला की लाश मिलने के संबंध में इनके पति श्री राजेंद्र बाबू, जो कि मूल निवासी भरथना इटावा के हैं और इस समय यहीं पर चोटपुर, जो थाना सेक्टर 63 क्षेत्र में ही क्षेत्र है, वहीं पर निवास करते थे। इनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उससे ये स्पष्ट हुआ है कि दोनों लोग चूंकि एक ही जनपद के थे और सोनू कुमार ही इनको यहाँ लेकर के आया था 2-2.5 साल पहले, और इसका इनके साथ काफ़ी समय से संबंध था दोनों का आपस में। घटना के समय दोनों का जो विवाद हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप उसने इस कमरे में हत्या की वॉशरूम में। सोनू कुमार को आज प्रातः गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में और उसके विवाद की पृष्ठभूमि के बारे में पूरी पूछताछ उससे की जा रही है। इस संबंध में जो शेष विधिक कार्रवाई है वो भी शीघ्र संपन्न की जाएगी। और इधर उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव का शोर सुनाई देना शुरू हो गया है, लेकिन निकाय की अधिसूचना जारी होने के साथ ही बीएसपी से मेयर उम्मीदवार और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की टिकट पर अब तलवार लटक गई है। खबरें हैं कि शाइस्ता का टिकट बसपा कैंसिल कर सकती है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में निकाय की सियासी लड़ाई का नगाड़ा बज चुका है। निकाय की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। ओबीसी आरक्षण लागू होने के साथ ही कई दावेदारों के अरमानों पर भी पानी फिर गया, तो कई गदगद भी हैं। मगर मसला चुनाव के साथ साथ अतीक के मुद्दे पर सियासी शोर से भी जुड़ा है, क्योंकि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बसपा से उम्मीदवार माना जा रहा था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड और अतीक से जुड़ते हत्याकांड के तार के बाद अब शाइस्ता परवीन की टिकट पर मानो तलवार लटक गई है। शाइस्ता परवीन जी का ये मेयर से उम्मीदवारी का दावा चल रहा है प्रयागराज से, तो मुझको नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट देगी जो कि आपराधिक गतिविधियों में जिसका परिवार पूरी तरीके से लिप्त हो और पुलिस के मतलब सरेंडर करने के बजाय वो भाग रहा हो। तो मुझको नहीं लगता है कि किसी भी कंडीशन में बहुजन समाज पार्टी शाइस्ता अंबर को प्रयागराज का मेयर पद का प्रत्याशी बनाएगी। खबरें तो ये तक हैं कि निगम चुनाव के लिए सीटों के साथ आरक्षण के समीकरण भी बदले, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारियों को लखनऊ बुला लिया है। 2 अप्रैल को सभी पदाधिकारी लखनऊ पहुंच रहे हैं और पूरे आसार हैं कि उसी दिन पार्टी नए मेयर प्रत्याशी के नाम पर भी मोहर लगा दी। सियासी गलियारों में खबरें तैर रही हैं कि अब माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बसपा से मेयर प्रत्याशी घोषित किया गया था। तब बसपा सुप्रीमो को 5 दावेदारों के नाम का पैनल सौंपा गया था। इनमें प्रयागराज के मुख्य जोन इंचार्ज डॉक्टर जगन्नाथ पाल,
और पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ चुके दशरथ पाल का नाम भी शामिल था। इनके अलावा 2 दूसरे ब्राह्मण दावेदार भी थे, जिनके नाम पार्टी ने पूरी तरह से गोपनीय रखे थे। तक अतीक अहमद के पत्नी के बसपा से चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो वो चर्चा सुनने में आ रही है, लेकिन ये भी सुना गया है कि कल बसपा का बैठक भी है, चुनाव को लेकर के बसपा बैठक करने जा रही है, तो उसमें चर्चा होगा और उसके बाद से जो भी निर्णय आएगा उसमें जो बातें आएंगी तो पता चलेगा कि अतीक अहमद के पत्नी को बसपा टिकट दे रही है कि नहीं दे रही है। वैसे 24 के चुनाव से पहले निकाय का सियासी युद्ध बेहद दिलचस्प होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि बीजेपी प्रयागराज कांड के बाद अतीक अहमद और अतीक के परिवार को सियासी केंद्र मिलाकर सपा और बसपा पर अपराधियों के राजनीतिकरण की तोहमत बढ़ेगी, तो दूसरी ओर विपक्ष में बैठी सपा और बसपा अतीक से खुद का पीछा छुड़वाने का पूरा प्रयास करेंगे। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिलने के साथ ही अब बसपा शाइस्ता परवीन के लिए बेवफा होती हुई नजर आ रही है। आगामी नगर निकाय चुनाव में प्रयागराज नगर निगम में प्रत्याशी के तौर पर शाइस्ता परवीन की जगह अब दूसरे प्रत्याशी पर बसपा विचार कर रही है। अगर बसपा शाइस्ता परवीन को बतौर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारती भी है, तो शाइस्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि चुनाव में उसके लिए प्रचार प्रसार कौन करेगा, क्योंकि अतीक अहमद सहित परिवार के कई सदस्य इस समय जेल में हैं। ये एक बड़ी वजह है जिसको ध्यान में रखते हुए पार्टी अब अपने प्रत्याशी को बदलने पर मंथन कर रही है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।